बेटा आपके बैच में अकाउंटिंग चल रही है और अकाउंटिंग के अंतर्गत ये एक चैप्टर है आपका गुड्स का, ठीक है। और जो भी आपके चैप्टर हुए हैं उनको एक बार हम रिवीजन करेंगे धीरे धीरे सारे, क्योंकि अकाउंटिंग हमने आपसे बताया था कि जितने भी चैप्टर एक दूसरे से कनेक्ट हैं और आप लोग देख रहे हो कि जितनी भी एंट्री आ रही है कहीं ना कहीं से कनेक्ट रहती है, ठीक है। क्या पता है एक्सपेंस की एंट्री उसमें एसेट्स भी लिखा हो या फिर लायबिलिटी की एंट्री उसमें भी एसेट्स आ जा रहा है। तो ये जो जितनी भी आपके चैप्टर हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये तो मान लो प्रॉपर आपके लगातार वैसे भी चलते रहेंगे, रिवीजन होता ही रहता है इसमें, अक्सर लास्ट तक आपका रिवीजन होता रहेगा जब तक आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी। इसमें ऐसा नहीं कि आपने सोचा कि एक टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया है तो अब उसके बारे में दोबारा कभी नहीं आएगा। अकाउंटिंग में सबसे ज्यादा अच्छी चीज यही है कि आपका जो टॉपिक रहते हैं कवर होते रहते हैं, लेकिन वो हर लास्ट तक ही आते रहेंगे, ये समझ लो, जब तक आपकी अकाउंटिंग नहीं कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अभी फिलहाल हम आपको गुड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। गुड्स एक चैप्टर होता है आपका अकाउंटिंग के अंतर्गत, ठीक है। इसके बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें गुड्स के बारे में, तो गुड्स से रिलेटेड अगर हम बात करें तो आपने एक टैक्स का नाम सुना होगा, जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। ये आपका जीएसटी का फुल फॉर्म होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर, देखो आमतौर से होता ये है कि हम लोग कोई ना कोई सामान खरीदते हैं, तो अगर हम पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो वो मेरे लिए एक तरह से गुड्स की श्रेणी में नहीं आता है, गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता है। हमने कोई सामान खरीदा अपने पर्सनल यूज करने के लिए, ठीक है, तो वो मेरे लिए गुड्स की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि वो हम अपने पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं, हम उसका व्यापार नहीं कर रहे हैं। जीएसटी तो तभी लगती है ना जब एक तरह से हम व्यापार करते हैं और कोई भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं या परचेज करते हैं, तब जीएसटी लगती है। तो गुड्स आपका बेटा वो वस्तु होता है जिसका हमारी कंपनी क्या करती है, व्यापार करती है, यानी कि उसको नियमित रूप से परचेज और सेल करेगी, उसे हम गुड्स बोलेंगे। अभी अगर हम आपसे बोलें कि मान लीजिए हमने एक पर्सनल यूज के लिए मोबाइल खरीदा है, ठीक है, मोबाइल खरीदा हमने, मेरे पास मोबाइल खराब हो गया था, हमने एक नया मोबाइल अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा, तो मोबाइल मेरे लिए बेटा गुड्स नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम आपसे बोल दें कि हमने एक मोबाइल की शॉप खोली और उसमें 10-20 मोबाइल ला करके रखे, मोबाइल हमने एक जगह से परचेज करे, 10-20 ला के रखे और फिर हमने उसको सेल किया, फिर परचेज किया, फिर सेल किया। अब हम ये जो मोबाइल का जो कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, ये हम व्यापार के उद्देश्य से कर रहे हैं, ठीक है। ये हम व्यापार के उद्देश्य से कर रहे हैं, हम नियमित रूप से परचेज भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे बेटा गुड्स। अब यही मोबाइल मेरे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स, ठीक है। तो गुड्स किसे कहते हैं, गुड्स से आपका वह वस्तु होता है या वह वैल्यू होता है जिसका हमारी कंपनी व्यापार करती है या नियमित रूप से परचेज और सेल करती है, ठीक है, वही हमारे लिए गुड्स होता है। लेकिन देखो अभी आप लोग एक चीज याद रखो कि आपका जो भी चीजें चल रही हैं, जो जैसे सीआर में आपका चल रहा सारा कुछ, सीआर मतलब क्रेडिट और डीआर मतलब डेबिट, ठीक है। ये सीआर डीआर ये आपकी अकाउंटिंग की लैंग्वेज है, आपका सीआर डीआर में सारा कुछ चल रहा है। आपका ये जो सीआर डीआर में चल रहा है इसको बेटा हम बोलते हैं डबल मोड एंट्री सिस्टम। जो भी आपका सीआर डीआर में चलता है उसको हम क्या बोलेंगे, डबल मोड एंट्री सिस्टम। आप लोग देखते होगे अगर सीआर है तो डीआर भी आएगा, डीआर है तो सीआर भी आएगा, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सीआर सीआर हमने लिख दिया, डीआर नहीं आ रहा है कहीं पे, ठीक है। तो सीआर डीआर जो होते हैं ये आपके एक तरह से डबल मोड एंट्री सिस्टम होते हैं। कैसे, अगर हमने कोई सामान खरीदा है तो हमारे पास से पैसा गया है, दोनों चीजें हम स्टोर करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक चीज स्टोर करते हैं कि हमने कोई सामान खरीदा, हम दोनों चीज स्टोर करते हैं कि हमने सामान खरीदा है, मेरे पास से पैसा गया है, इसको हम बोलते हैं डबल मोड एंट्री सिस्टम। तो अभी बेटा आपके गुड्स का जो चैप्टर चल रहा है ये डबल मोड एंट्री सिस्टम में चल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ गुड्स के बारे में समझना है, आगे चल के हम आपको पूरी गुड्स की लिस्ट देंगे, उस लिस्ट को आप पहले बनाएंगे, अपनी कंप्यूटर में सेव करेंगे, फिर उसका व्यापार करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, अभी आपको नॉर्मल बस खाली समझ के चलना है कि आपका हमने बोल दिया गुड्स, लेकिन गुड्स अभी हम आपको डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि हम कौन से कंपनी में, हमारी कंपनी कौन से गुड्स का व्यापार करती है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि गुड्स की एंट्री कैसे बनेगी और गुड्स है क्या। सबसे पहले गुड्स समझ में आया क्या है। गुड्स क्या होता है, गुड्स वह वैल्यू होती है या वह वस्तु होती है जिसका हमारी फर्म क्या करती है, हमारी फर्म व्यापार करती है। ठीक है, वह वस्तु जिसका हमारी फर्म व्यापार करती है उसे क्या कहते हैं हम, गुड्स। ठीक है, व्यापार को इंग्लिश में हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, और बिजनेस यानी कि व्यवसाय। तो देखो व्यवसाय बड़ा होता है, ट्रेडिंग छोटा होता है। ट्रेडिंग में क्या होता है, हम बना बनाया सामान लेकर के आते हैं और उसको सेल कर देते हैं। और बिजनेस में क्या होता है, हम रॉ मटेरियल खरीद के लेकर के आते हैं, कच्चा माल, फिर उसको फैक्ट्री में ला करके हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, उत्पादन करते हैं, बनाते हैं, बनाने के बाद फिर उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बिजनेस वाला पोर्शन होता है। तो अभी आपको जो भी गुड्स समझना है वो बिजनेस से रिलेटेड ही समझना है कि हम पहले रॉ मटेरियल क्या गुड्स नहीं हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब देखो अगर हम बात करें बेटा, जो गुड्स होगा मेरे लिए वो क्या हो सकता है, वो मेरे लिए करेंट एसेट्स होगा कि फिक्स्ड एसेट्स होगा। जैसे अगर हम आपसे बोलें नॉर्मल, हमने आपसे बोला कि हमने एक लैपटॉप खरीदा अपने पर्सनल यूज के लिए, हमने एक लैपटॉप खरीदा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये मेरे लिए गुड्स तो है नहीं। ठीक है, लैपटॉप क्या होगा मेरे लिए, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, जिस जिस भी वैल्यू का लाभ हम लंबे समय तक ले सकते हैं। कोई इसमें ऐसा तो है नहीं कि लैपटॉप हम खरीद के लेकर के आते हैं तो कहता है नहीं 2 साल बाद ये खराब हो जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। जिन भी चीजों का लाभ हम लंबे समय तक ले सकते हैं, हमें खुद नहीं पता कि ये कब तक चलेगा, वो सभी क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो आप इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। जैसे हमने एक फैन खरीदा, अब फैन में क्या लिखा होता है कि 2 साल बाद ये खराब हो जाएगा, नहीं लिखा होता है ना। तो लंबे समय तक ये चल सकता है, तो लंबे समय तक अगर चल सकता है तो ये क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स। इसी तरह से जमीन आपने मान लीजिए खरीदी, तो जमीन में लिखा होता है कि 2 साल बाद ये खराब हो जाएगी, नहीं लिखा होता है ना। लंबे समय तक चलाई जा सकती है, लंबे समय तक चलती है वो। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स। इसीलिए इसी तरह ये लैपटॉप मेरे लिए क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया। लेकिन अगर हम इस लैपटॉप का क्या स्टार्ट कर दें, व्यापार, अगर हम इसी लैपटॉप का स्टार्ट कर देंगे व्यापार, तो ये लैपटॉप मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स नहीं बचेगा, फिर ये मेरे लिए लैपटॉप हो जाएगा गुड्स। और गुड्स क्या होता है, गुड्स बेटा होता है आपका करंट एसेट्स। क्या आप चाहोगे कि आपकी दुकान में अगर 10 लैपटॉप है तो वो 10 ही बने रहें, फिक्स रहें। अगर आपने लैपटॉप का व्यापार कर रहे हो तो आप क्या चाहोगे कि लैपटॉप में, अगर हम लैपटॉप की दुकान में हमने 10 रखे हुए हैं तो 10 बने ही रहे हमेशा, ये तो चाहोगे नहीं। तो वेरिएबल चाहोगे ना, वेरिएबल मतलब घटे बढ़े तभी तो आपकी अर्निंग होगी। तो जब लैपटॉप घटेंगे बढ़ेंगे वेरिएबल होंगे तभी आपकी अर्निंग होगी। तो इसलिए आपका फिक्स नहीं होता, ये क्या होता है, करंट होता है। ठीक है, ये करंट एसेट्स हो जाएगा। जैसे अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, आपसे पूछा गया लैपटॉप क्या है, आपने बताया फिक्स्ड एसेट्स। लैपटॉप का तो लाभ हम लंबे समय तक ले सकते हैं, तो वो हो जाएगा मेरे लिए फिक्स्ड एसेट्स। एसेट्स बोलते हैं बेटा संपत्ति को। ठीक है, कोई भी चीज जो हम एक तरह से लाभ लेते हैं, हमारे लिए एक तरह से संपत्ति होती है, वो सभी मेरे लिए एसेट्स कहलाती है। तो हमने आपसे बोला कि लैपटॉप क्या है हमारे लिए, तो आपने बोला फिक्स्ड एसेट्स। अब अगर हम यही आपसे बोल दें कि अच्छा ये बताइए लैपटॉप क्या करंट एसेट्स हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है, जब हमारी फर्म उस लैपटॉप का व्यापार करने लगे तो लैपटॉप हमारी कंपनी के लिए क्या हो सकता है, करंट एसेट्स। इसी तरह से कोई भी चीज हो, सभी चीज क्या हो सकती है, करंट एसेट जिसका हम व्यापार करने लगेंगे। ठीक है, अगर हम कोई भी, जैसे मान लीजिए जमीन है, जमीन फिक्स्ड एसेट्स होती है। ठीक है, जमीन जो है वो फिक्स्ड एसेट्स होती है। लेकिन अगर हम आपसे बोलें कि हम जमीन का व्यापार करने लगे तो लोगों के लिए फिक्स्ड एसेट्स होगी, लेकिन मेरे लिए क्या हो जाएगी, हम तो व्यापार करने लगे ना उस चीज का, तो मेरे लिए क्या हो जाएगी, वो मेरे लिए हो जाएगी वो एक तरह से करेंट एसेट्स गुड्स हो जाएगा वो मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि हम तो उसका व्यापार करने लगे, हमने कई जगह हमने एक बड़ी सा खेत खरीद करके उसको प्लॉटिंग कर दिया, तो अब उसका व्यापार करने लगे हम। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। तो कोई भी चीज हो एक्स वाई जेड, अगर हम उसका व्यापार करने लगेंगे तो वो मेरे लिए करेंट एसेट्स यानी गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा हेडिंग डालो आप लोग, गुड्स थोड़ा थोड़ा लिखो, थोड़ा ही तो लिखवाते हैं, हम ज्यादा लिखवाते हैं क्या। देखो ये वह वस्तु होती है जिसका हमारी फर्म, जिसका हमारी फर्म व्यापार करती है, व्यापार करती है या
नियमित रूप से परचेज और सेल करती है। अब कुछ नहीं होने वाला। अब चले बहुत मजबूत है भाई उनकी। अब खत्म। अब अरे चुनाव बंद ना हो जाए तब की बात है, देख लेना चाहे। चुनाव का खेल खत्म हो जाएगा। लिख लिया, ये वह वस्तु होती है जिसका हमारी फर्म व्यापार करती है या नियमित रूप से परचेज और सेल करती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेना, मोबाइल शॉप के लिए मोबाइल गुड्स है, मोबाइल शॉप के लिए मोबाइल गुड्स है। इसी तरह कोई भी हो XYZ। ठीक है, अच्छा हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम आपको गुड्स दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? सर्विस। ठीक है, हम आपको बेटा गुड्स की जगह पे क्या दे रहे हैं? सर्विस। अभी हमने गुड्स भी बेचते हैं। हाँ, वहां पर लैपटॉप रखे हुए हैं ना सेलिंग वाले। ठीक है, लैपटॉप खरीदे मात्र 5,000 रुपए में। ठीक है, तो देखो जैसे मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ रहे हो तो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे अभी हमने आपसे बताया था GST का पूरा नाम ही होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो गुड्स पर काम करती हैं और कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो सर्विस पे काम करती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट कहेगी भैया जो गुड्स बेच रहे हैं सिर्फ उनके ऊपर GST लगाओ, सर्विस जो प्रोवाइड करवा रहे हैं उनके ऊपर ना लगाओ। ऐसा नहीं होता है, तो सभी के ऊपर लगता है। कहते हैं गुड्स जो दे रहे हैं उनके ऊपर भी लगाओ और जो सर्विस दे रहे हैं उनके ऊपर भी लगाओ, जो दोनों करते हो दोनों पे लगेगा। बेटा सर्विस के अलग अलग नाम होते हैं। अगर देखो, अगर हम दो अलग अलग प्रोडक्ट का भी व्यापार कर रहे हैं, एक पे लग रहा है मान लीजिए 5% GST और एक पे लग रहा है 18% GST, तो हमें 5% वाले में 5% का GST देना होगा, 18% वाले में 18% का GST देना होगा। तो आप समझ लो सर्विस अगर हम दे रहे हो तो सर्विस पर भी हमें देना होगा, उसमें कोई छूट नहीं है। GST देने में हाँ, आप तो काफी बेनिफिट्स भी हैं और जरूरी भी है। देखो इतना ज्यादा अगर आप सोचोगे कि जैसे मान लीजिए GST वाला कंपोजिशन बनवा लोगे अगर, तो 3 महीने में भी 700-800 रुपए कटते हैं मिलेगा। तो और इससे फायदा ही हो जाता है, कभी भी आपको लॉन्ग टर्म लोन वगैरह आपको कभी भी लेना हो लोन वगैरह तो तो वही तो हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए आप टैक्स पेयर हैं, आप GST पे कर रहे हो, आपके पास GST नंबर है, GST नंबर है, तो बेटा सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आप लोन भी ले सकते हो, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन ले सकते हो। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें रहती है आपकी, वो जरूरी रहता है। हाँ, कंपोजिशन वाला रहता है ये, रेगुलर वाले में तो काफी मेहनत करनी पड़ जाती है, रेगुलर वाला थोड़ा महंगा भी पड़ जाता है, इसलिए ज्यादातर छोटी मोटी अगर कंपनी है, छोटी मोटी दुकान है तो कंपोजिशन वाला। ठीक है, उसमें क्वार्टरली आपको 700-800 रुपए जमा करने होते हैं बस। तो इसी तरह से बेटा अगर हम बात करें, अगर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो हम सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो चाहे जो GST होता है वो गुड्स पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है। बस सर्विस क्या होता है? सर्विस एक तरह से सेवाएं होती हैं, ठीक है, जिसका हमारी कंपनी व्यापार करती है। व्यापार करनी चाहिए, ये नहीं, सेवाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारी कंपनी जिस चीज का व्यापार करेगी, जिस सेवा का व्यापार करेगी, वो हमारी कंपनी की सर्विस होगा। और एक चीज ये भी याद रखो कि जब भी आप कभी भी व्यापार की तरफ जाओ या बिजनेस की तरफ जाओ तो ज्यादातर कोशिश ये करो कि आप बिजनेस या सर्विस की तरफ जाओ। जैसे मान लो व्यापार में बेटा अर्निंग बहुत कम होती है और अगर देखा जाए तो लॉस भी कम होता है। ठीक है, दोनों चीजें हैं, जब अर्निंग कम होगी तो लॉस भी कम होगा, मतलब रिस्क भी कम है। लेकिन अगर आप सर्विस की तरफ जाते हो तो सर्विस में थोड़ा सा रिस्क ज्यादा होता है। जैसे आपने सोचा कि हम फर्स्ट ईयर इंटर की एक कोचिंग खोलेंगे, आपने बहुत अच्छी से कोचिंग डाली और उसके बाद मान लो नहीं चली। ठीक है, तो वैसे रिस्क तो वैसे सही सभी जगह है। बाकी तो तरीके बहुत सारे होते हैं बेटा कुछ भी चलाने के लिए। ठीक है, सब कुछ चलने लगता है। क्या होता है?
ऑफर भी चलते हैं यहाँ। मात्र 5,000 से स्टार्ट। और सर ये देखो, दीपावली में एक बच्चे को 900 रुपए मिलेगी। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी क्या लिख रहे हैं, क्या हो गया? टाइप्स ऑफ गुड्स लिखना। गुड्स मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। और क्या, जैसी इच्छा हो। टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स के प्रकार की अगर हम बात करें तो गुड्स आपके 3 प्रकार के होते हैं, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, WIP की अगर हम बात करें, WIP का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पे, वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल जिसको हम बोल सकते हैं कच्चा माल, बोल कह सकते हैं इसको कच्चा माल ही कहते हैं। कच्चा माल जो होता है नॉट रेडी फॉर यूज, नॉट रेडी फॉर यूज। WIP की अगर हम बात करें कार्य प्रगति पर, तो ये नॉट, ना तो रॉ मटेरियल रहता है, नॉट फुल्ली रॉ मटेरियल, and not fully finished goods। फिनिश गुड्स की अगर हम बात करें तो ये होता है रेडी फॉर यूज। देखो यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखवा दिया है, इसी से आप लोग समझ जाओगे आसानी से। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ गुड्स की, तो गुड्स आपके 3 प्रकार का होता है, रॉ मटेरियल, WIP और वर्क क्या कहते हैं, फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, रॉ मटेरियल हम बोलते हैं कच्चे माल को। देखो अगर हम आपसे बोले कि क्या कच्चा माल भी गुड्स हो सकता है, तो क्यों नहीं हो सकता कच्चा माल गुड्स। ठीक है, अगर मान लीजिए हम आपसे बोले कि हमारी कंपनी ने एक LED बल्ब की फैक्ट्री डाल दी, तो अगर LED बल्ब की फैक्ट्री डालोगे, तो LED बल्ब की फैक्ट्री तो नॉर्मल कोई भी डाल सकता है, बहुत बड़ा तो खर्चा उसमें आता नहीं है। ठीक है, लॉस भी हो जाता है पर फिर बाद में नहीं तो ऐसे हम बेचे 30 रुपए का बल्ब, और क्या, हमने कभी सोचा था क्या 30 का बेचना पड़ेगा, 100 रुपए का सोचा था हमारे दिमाग में। 30 रुपए का बल्ब बिकता था एस ग्रुप का, एस ग्रुप के बल्ब बने ना, सप्लाई भी करवाई है, बच्चे ही तो बना के बिगाड़ दिए पूरी कहानी। जब देखो जब कोई ना कोई चला आ रहा है भैया खराब हो गया, फिर उसको न दूसरा दो, फिर कोई ना कोई चला आ रहा खराब। ये होता था बस खाली उसमें 1 साल की क्योंकि वारंटी गारंटी रहती थी उसमें 1 साल की, इस चक्कर में अब 1 साल की गारंटी है, जिसको देखो चला आ रहा है। अरे अब 1 साल का था भाई, हम लोगों ने तो बड़ा सेटअप करने के लिए सोचा था, लेकिन उसमें गारंटी नहीं थी, हम लोग गारंटी देते थे। कैसे भाई, पहले बात समझो होता क्या था, हम लोग पहुंचाते थे पप्पू इलेक्ट्रॉनिक को 30 रुपए का, वो देता था गारंटी। ठीक है, वो वापस हम ही के पास आ जाते थे सब ऐसे ही होता रहता था। चलो ठीक है, हम चलते हैं अपने अपने उसमें चलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल का मतलब हो गया एक तरह से कच्चा माल, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे उसके अंदर के जो कंपोनेंट लगते हैं, जो भी कंपोनेंट अंदर के लगेंगे उनको हम खरीद के लेकर के आते हैं, और जब भी हम उनको खरीद के लेकर के आएंगे तो नियमित रूप से ही खरीदेंगे, तो वो मेरे लिए बेटा गुड्स की कैटेगरी में ही तो आएगा कि हमने इतने रुपए का गुड्स परचेज किया, उसका हमारे पास पक्का बिल भी बन के तैयार होगा। ठीक है, फैक्ट्री अगर चलाओगे तो आप बहुत सारा एक तरह से प्रोडक्ट खरीदोगे, तो उसका आपके पास पक्का बिल भी रखना जरूरी है। देखो हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ये लीगल करने के लिए पढ़ रहे हैं, आप अपनी फर्म को लीगल बनाएंगे, नहीं तो कंपनी तो छोटी मोटी दुकानें तो ऐसे ही चल रही है ना,
लेकिन जो भी बड़ी कंपनी है वहां पे ऐसा काम नहीं है, वहां पे सारा कुछ कंप्यूटर में सेव होता है, उनके पास रेगुलर वाला जीएसटी होता है, एक होता है कंपोजिशन वाला। अगर आपने एक छोटी मोटी दुकान खोली, आपका टर्नओवर बहुत कम है, तो गवर्नमेंट कहती है भैया आप लोग गरीब लोग हैं, आप लोगों से हम नहीं लेंगे ज्यादा, ठीक है, तो एक काम करो कंपोजिशन वाला बनवा लो, ठीक है, कंपोजिशन बनवा लो। अब मान लीजिए अगर आपका टर्नओवर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, करोड़ के आसपास पहुंच रहा है, तो फिर आपका टर्नओवर के हिसाब से देखा जाएगा और आपको रेगुलर वाला बनाया जाएगा, ठीक है। और रेगुलर वाले में आपको एक एक डिटेल मेंटेन करनी पड़ेगी कि इतने इतने हमने सामान खरीदा है, इतने रुपए का हमने सामान बेचा, इतने का जीएसटी, सारा कुछ उसमें जीएसटी अलग से कैलकुलेट होकर के निकलेगा, उसमें फिक्स नहीं रहता। जैसे उसमें फिक्स रहता है 700-800 रुपए देने होते हैं 3 महीने में, ठीक है, उसमें कोई फिक्स नहीं रहता है, उसमें जितना आप सेलिंग बढ़ाओगे, जितनी बिक्री होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको जीएसटी पे करना होता है। लेकिन एक चीज इसमें बहुत अच्छी है, अच्छी ये है कि कभी भी जीएसटी दुकान वाले को नहीं पे करना होता है, ठीक है, ये चीज याद रखो, कभी दुकान वाला जीएसटी नहीं पे करता है, दुकान वाला पे कर रहा है, लेकिन दुकान वाला अपने पैसों से पे नहीं करता है, ठीक है, दुकान वाला पे करता है आपके पैसों से। तो जीएसटी लगता उन्हीं के ऊपर है जो सर्विस का लाभ ले रहे हो। जैसे एग्जांपल सपोज करो कि हमने कहा कि आपकी कोचिंग में जीएसटी लगने लगा, वैसे तो लगने ना देंगे हम, ठीक है, लेकिन मान लो आपकी कोचिंग में जीएसटी लगने लगा, तो अगर जीएसटी लगेगा बेटा तो हमें आपको पक्के बिल रसीद बना के देने पड़ेंगे जीएसटी वाले, ठीक है, जीएसटी के साथ उसमें रजिस्ट्रेशन होगा जीएसटी का, और उसमें जीएसटी के साथ सर्विस टैक्स लगा होगा, और आपको एक तरह से बिल बना के देंगे। तो बेटा ये जो अगर होने लगेगा तो हम आपकी ना ही तो फीस अब कम कर सकते हैं, ठीक है, फीस भी कम नहीं दिखा सकते, फीस उसमें फिक्स रहेगी। अगर हमने 500 का दिखाया कि 500 रुपीज पर मंथ फीस लगती है, तो 500 रुपए फीस लगा दिया जाएगा, ठीक है। अब 500 रुपए की फीस में लगेगा, मान लीजिए आपका हमने कहा 18% जीएसटी लग रहा है, ठीक है, पढ़ाई पे 18% हो गया है ना, तो 18% जीएसटी, 18% जीएसटी लगेगा, तो फिर आप खुद ही सोचो कितना हो जाएगा, 18 90, 90 रुपये हो गए, 590 हो गए, 600 पहुंच गया, हाँ भाई 590, यानी 90 रुपए बेटा आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है ठीक है, आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। इसलिए देखो जीएसटी जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसी को पे करना होता है जो उसका लाभ ले रहा होता है। जैसे हमने कहा, मान लीजिए हमने एक चिप्स का पैकेट खरीदा, हमने खरीद के लेकर के आया, फिर हमने सूरज को दिया, सूरज ने दूसरे को दिया, 5-5 रुपए ले रहे हैं सभी से, ठीक है, ये हमने खरीदा था 4 रुपए का, सूरज को दिया हमने 5 रुपए का, सूरज ने इनको, अच्छा 4.5 का, सूरज ने इनको 5 का दिया, इन्होंने 5.5 का दिया, उन्होंने 6 का दिया, इस तरह से मान लीजिए एक दूसरे से प्रॉफिट कमा रहे थे, ठीक है, लेकिन लास्ट में जाकर के गरिमा ने खा लिया, तो बस जो जिसने खा लिया टैक्स उसी ने पे किया, ठीक है, तो जो यूज करता है बस टैक्स वही पे करता है। क्या कह रहे हो? प्रॉफिट अब हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा था, बस जिसने यूज कर लिया उसको थोड़ी प्रॉफिट होगा। चलो अच्छा, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है। अब रॉ मटेरियल किसे कहेंगे? रॉ मटेरियल बोलेंगे कच्चे माल को, ये यूज करने लायक नहीं होता है, ठीक है। WIP किसे बोलेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कार्य प्रगति पर है, ना ही तो ये मेरे तरफ, अरे आवाज नहीं करो, ना ही तो ये पूरी तरह से रॉ मटेरियल है, और ना ही तो ये पूरी तरह से फिनिश गुड्स है, ठीक है। अगर हम बात करें फिनिश गुड्स की, तो फिनिश गुड्स रेडी फॉर यूज, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जैसे अगर हमने कहा एलईडी बल्ब हम के लिए हमने एक तरह से कंपोनेंट खरीदे जो भी अंदर पार्ट्स लगते हैं, जैसे कि पीसीबी लगेगा, कैप लगेगा, निकल लगेगा, ये सारे हम पार्ट्स खरीद के लेकर के आए, ठीक है। लेकर आने के बाद जब हम ये पार्ट्स खरीदे तो उसको बोलेंगे रॉ मटेरियल। अब हमने बल्ब बनाना स्टार्ट किया, आधा बल्ब बन के तैयार हो गया, ठीक है, आधा बल्ब बन के तैयार हो गया, इसको बोलेंगे WIP, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। अब ये बल्ब पूरा कंप्लीट बन के तैयार हुआ, हमने पैक भी कर दिया पैकिंग बॉक्स में, ठीक है। अब ये मेरा बल्ब जो है ये बेचने लायक बन चुका है, सेलिंग करने लायक बन चुका है, तो इसको हम बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। जब पूरा कंप्लीट होकर तैयार हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है कंप्लीट बन करके, तो फिर उसको हम बोलेंगे फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। तो ये आपकी 3 कैटेगरी हो गई। अब चलो हम चलते हैं एंट्री की तरफ। सबसे पहले एंट्री की तरफ चलने से पहले आप लोग थोड़ा सा नोट डालें और नोट में लिखें गुड्स की एंट्री, गुड्स की एंट्री या तो परचेज वाउचर या सेल वाउचर के अंतर्गत
रिकॉर्ड की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट सेल और परचेज वाउचर, सेल और परचेज वाउचर, बाय डिफॉल्ट सेल और परचेज वाउचर, आइटम इनवाइस, आइटम इनवाइस यानी कि सिंगल मोड एंट्री सिस्टम, सिंगल मोड एंट्री सिस्टम। बाय डिफॉल्ट सेल और परचेज वाउचर आइटम इनवाइस यानी कि सिंगल मोड एंट्री सिस्टम में सेट होता है, जिसे हम चेंज मोड करके एज वाउचर करते हैं, चेंज मोड करके एज वाउचर, एज वाउचर करते हैं, जिसे हम चेंज मोड करके एज वाउचर करते हैं। अब देखो टैली प्राइम में जब आप परचेज या सेल वाउचर ओपन करोगे तो वो सिंगल मोड में लगा होगा, उसमें CRDR नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो उसको हम CRDR में लाने के लिए क्या करेंगे, चेंज मोड करेंगे। चेंज मोड कैसे होगा, एक तो साइड में लिखा होता है, कॉर्नर में साइड में लिखा होगा, जब आप देखोगे लिखा होगा चेंज मोड, उस पर क्लिक करोगे और एज वाउचर पे क्लिक कर दोगे तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको याद नहीं रहता है कि कहाँ से हम करें, तो आप लोग एक शॉर्टकट की याद कर लो, चेंज मोड की, चेंज मोड की शॉर्टकट की, ठीक है। एक होती है कंट्रोल प्लस H, ठीक है। ये होता है बेटा आपका टैली प्राइम में, टैली प्राइम में। एक होती है कंट्रोल प्लस V, ये होती है टैली ERP9 में। ये लो, और क्या है मैं चाहे वे आलम धन की प्राप्ति नहीं करवा रहे तो मैं, जिस दिन तुम धन की प्राप्ति करवा दो, जिस दिन तुम नहीं, उस दिन कोचिंग में धन कोष बढ़ जाएगा, कोचिंग का कोष बढ़ जाएगा। अरे ऐसे कैसे लग जाएगी, एनजीओ में GST नहीं लगती। ये बेटा नोट हो गया इतना, ठीक है। कंट्रोल प्लस एच करेंगे अगर हम टैली प्राइम में बैठे होंगे, अगर टैली RP9 में बैठे होंगे तो कंट्रोल प्लस V करेंगे, ठीक है। ये तो चेंज मोड करके हम उसको कर लेंगे। अगला नोट डालो एक और, देख लो सर, बहुमत से जीत रहे हैं। ईद की बात देने वाले थे, कहाँ ईद निकल गई। बस खाना पनीर जे के नहीं गया हमारे वो भी आएगा। नोट डाल के लिख लेना, गुड्स की एंट्री में गुड्स के स्थान पर हमें परचेज या सेल लेजर क्रिएट करना होता है। जिसका अंडर ग्रुप परचेज या अकाउंट या सेल अकाउंट होता है, परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट होता है।
परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट होता है। हाँ, तुम तो कह रही थी उस दिन बहुत उससे कि सर जी पार्टी देंगे हम। अब किस दिन का, अब कल देना। तुम बस पैसे देना, पार्टी हम दे देंगे। इधर से तो मिलने से रही, पैसे दे तो हम पार्टी दे देंगे। इधर से मिलने से रही है, उल्टा हमसे बोलने लगेगा। बात से नहीं मुकरना चाहिए तुम्हें कभी। बात से नहीं तो दे रहे, तभी दे रहे, आपने दे दो और भी दे रहे। अभी 4-5 महीने हो गए तब से आप तो टायर वीडियो बस सर जाते रहो। अब दे देंगे भाई, और कैसे, और क्या कहें। अब जब तुम लोग दोगे पहले, उसके बाद हम देंगे। क्या देंगे? पहले गरिमा, फिर सूरज, फिर उसके बाद हम देंगे। क्या हमारा पीसी जमा है और पीसी को लगाओ। नोट कर लिया ये। अब देखो एंट्री की तरफ चलते हैं। देखो अभी हमने आपसे बताया कि जब भी कभी गुड्स की एंट्री होगी तो गुड्स की एंट्री में हमें गुड्स का लेजर नहीं बनाना होता है, या तो परचेज का या तो सेल का। ठीक है, एक चीज याद रखो बेटा कि जो हमारा गुड्स है वे एक ऐसी वस्तु है जिसका हमारी कंपनी व्यापार करती है, यानी कुल मिला के वस्तु है। और जो वस्तु होती है, कोई भी वस्तु XYZ होती क्या हमारे लिए, एसेट्स होती है कि नहीं। तो और एसेट्स का रूल क्या कहता है, एसेट्स का रूल कहता है कि जब भी एसेट्स बढ़ेगा तो उसको हम डीआर में या बाई में रखेंगे, और जब भी एसेट्स घटेगा तो उसे हम सीआर में या टू में रखेंगे। आपको कुल मिलाकर के इस एंट्री को सीआर डीआर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान देख लो आप लोग, इस एंट्री को आपको सीआर डीआर में कन्वर्ट करना है। परचेज करेंगे तो परचेज करने पर आपके पास वस्तु बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी। अगर आप खरीदोगे तो आपके पास सामान आएगा, बढ़ेगा। ठीक है, और जब सामान आएगा बढ़ेगा तो किस में जाएगा, वो डीआर में। लेकिन जब आप कोई वस्तु खरीदते हो तो आपके पास से कुछ जाएगा भी। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप जाकर के कोल्ड ड्रिंक खरीदे तो क्या जाएगा आपके पास से, कैश जाएगा। ठीक है, आप पैसे देंगे उसको या ऑनलाइन देंगे बैंक के थ्रू। ठीक है, तो कैश के थ्रू या बैंक के थ्रू, और या फिर आप उधार भी कर सकते हो, दोनों चीजें हैं। ठीक है, जब उधार होगा तो वो अलग टाइप की एंट्री बनती है। अभी फिलहाल हम ये देखेंगे कि हमारे पास क्या आ रहा है क्या जा रहा है। कोई सामान खरीदोगे तो सामान आएगा, पैसा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस एंट्री की बात करें तो आपको सबसे पहले देखो, कभी भी कोई एंट्री हो आपको ये देखना है कि ये वर्ड तो नहीं लिखा है बीच में। अगर आपके सामने एंट्री लिखी हुई है और उस एंट्री में आपके सामने ये वर्ड देखने को मिल रहा है गुड्स, ठीक है, तो आपकी एंट्री में आपको ये देखना है कि गुड्स से पहले क्या लिखा हुआ है, गुड्स के साथ क्या हो रहा है, गुड्स खरीदा जा रहा है कि बेचा जा रहा है, परचेज किया जा रहा है ना, खरीदा जा रहा है। ठीक है, तो गुड्स जब हम खरीदेंगे तो गुड्स खरीदेंगे तो किसमें जाएगा, डीआर में। तो हम लिख दिया डीआर। लेकिन बेटा याद रखो डीआर में ये गुड्स नहीं जाएगा कि हमने वस्तु खरीदी, डीआर में आपका ये नाम आएगा क्या, परचेज। तो आप लिखोगे डीआर में परचेज अकाउंट, अकाउंट के लिए हम एसी लिखते हैं। ठीक है, अकाउंट का सिंबल होता है एसी। डीआर में परचेज अकाउंट कितने रुपए का खरीदा है, 49,000 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जब आप 49,000 का सामान खरीदोगे तो आप कैश दोगे, लेकिन यहाँ पे हम किसके माध्यम से पे कर रहे हैं, एसबीआई। तो एसबीआई से जब आप पे करोगे तो एसबीआई बैंक आपकी बढ़ेगी कि घटेगी, एसबीआई बैंक से अगर आप पेमेंट करोगे तो एसबीआई बैंक घटेगी। ठीक है, तो घटेगी तो किसमें जाएगी, जब घटेगी तो किसमें जाएगी, सीआर में। तो हमने लिख दिया सीआर में एसबीआई अकाउंट 49,000।
ये एंट्री आपकी बनेगी। कुल मिलाकर के ये समझ लो इस लैंग्वेज को आपको कन्वर्ट करना है इस लैंग्वेज में, यही आपकी अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग का मतलब ही बस यही है, ठीक है। अकाउंटिंग एक ऐसी लैंग्वेज है जो फाइनेंस से रिलेटेड होती है, पैसों के लेन देन से रिलेटेड होती है। लेकिन ये एंट्री बेटा अगर आप घर में दिखाओगे तो घर वाले तो समझ नहीं पाएंगे कि ट्रांजेक्शन क्या है, ठीक है। ये बेटा ट्रांजेक्शन क्या है ये वही समझ पाएंगे जिसने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है। जैसे बैंकिंग में जितने भी बैंक में लगे होंगे, कोई भी लगा हुआ, कैशियर लगा हुआ है, जो भी XYZ, अगर आप उनको ये दिखाओगे तो वो तुरंत आपको रिजल्ट बता देंगे, इसका मतलब ये हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप किसी अकाउंटेंट से बताएंगे, कोई कंपनी में, छोटी मोटी कंपनी में कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, एज ए अकाउंटेंट, उसको दिखाओगे तो वो भी बता देगा। तो ये एक ऐसा ट्रांजेक्शन है, ये समझ लो एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज सिर्फ वही बच्चे सीखते हैं जो एक तरह से अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो पोस्ट होती है, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे वो इसको बता देंगे, नरेशन बता देंगे तुरंत, ठीक है। तो बस हमने इस लैंग्वेज को इस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना सीखना है पूरा। समझ में आ गया ये वाला? अच्छा, अब आप लोग एक एंट्री बनाओ अपने मन से। फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 75,000 and amount received by DOI। ये आपके सामने एक एंट्री लिखी हुई है, आप इसे बनाने की कोशिश करो, CRDR में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे गुड्स बेटा बेचा जा रहा है, खरीदा नहीं जा रहा है, बेचा जा रहा है। और जब बेचेंगे तो गुड्स बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो वो किस में जाएगा? CR में। गुड्स की जगह पे क्या आएगा? गुड्स से पहले क्या लिखा हुआ है? सोल्ड, यानी कि सोल्ड को हम बोल सकते हैं सेल, ठीक है, सेल। तो CR में चला जाएगा सेल। हो गया। एंट्री बनेगी आपकी बेटा ये वाली, CR में सेल्स अकाउंट 75,000, सेल्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। DR में क्या आएगा? बैंक ऑफ इंडिया। DR में BOI अकाउंट 75,000। अब देखो आप खुद ही सोचो, आपने गुड्स बेचा तो गुड्स घटा, जब आप गुड्स बेचोगे तो आपको क्या मिलेगा? पैसा। तो पैसा जो वो दे रहा है वो किसके थ्रू दे रहा है? बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। तो बैंक ऑफ इंडिया आपकी बढ़ेगी, ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया बढ़ गई और गुड्स आपका घट गया। गुड्स आपका घटा है, बैंक ऑफ इंडिया आपकी बढ़ी है। बस यही आपकी एंट्री बन के तैयार हो जाएगी, ठीक है। हो गया ये 2 एंट्री। चलो अब तो बना लोगे ना? बनाओ फिर। टू नहीं होगा, फ्रॉम परचेज कर रहे हैं ना। ये एंट्री में लिखा हुआ है बेटा कि हमारी कंपनी ने 89,000 रुपए का गुड्स ऋतिक से उधार खरीदा, ठीक है। अब ऋतिक को पैसे नहीं दे रहे तो हम ऋतिक का बस नाम लिख देंगे, कैश या बैंक की जगह पे ऋतिक का नाम लिख देंगे। अगली एंट्री, फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 72,000 टू अजय ऑन क्रेडिट। अगली एंट्री, फर्म परचेज्ड गुड्स ऑफ 81,000। अगली एंट्री, फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 1,72,000। बस ये 4 एंट्री और बना लो।
सोल्ड हो रहा है बेटा, सोल्ड मतलब सेल। अरे कॉपी में लिखो, बनाओ इसको ऊपर जो एंट्री लिखी हुई, फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 72,000 है ना, तो गुड्स बेचोगे तो गुड्स घटेगा, गुड्स घटेगा तो किसमें जाएगा, सीआर में सेल अकाउंट, और डीआर में अजय आ जाएगा। बस ऊपर वाली एंट्री में डीआर में परचेज आएगा, सीआर में ऋतिक आएगा। बनाओ। बन गई। देखो अगर हम बात करें तीसरे नंबर एंट्री की, तो तीसरे नंबर एंट्री में लिखा हुआ है हमारी कंपनी ने 89,000 रुपए गुड्स ऋतिक से उधार खरीदा। ऑन क्रेडिट का मतलब हो गया उधार खरीदा, ठीक है। तो अगर अब ऋतिक से उधार खरीदेंगे तो ऋतिक का हमारी कंपनी के ऊपर कर्जा बढ़ेगा, ठीक है। ऋतिक का हमारी कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ेगा, कर्ज जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी, ठीक है। और लायबिलिटी का रूल होता है कि जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हमेशा वो क्रेडिट में जाती है, सीआर में। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब आप बैंक में पैसे जमा करते हो तो आपके पास मैसेज आता है कि योर अकाउंट क्रेडिटेड, ठीक है। आपके में मैसेज ये आता है, ठीक है। तो अगर आप पैसे जमा कर रहे हो तो मैसेज क्रेडिटेड आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने बैंक वालों को ऊपर कर्जा चढ़ा दिया, ठीक है। तो बैंक वाले अपनी एंट्री भेजते हैं कि आपके अकाउंट नंबर से इतना इतना रुपया हमारे ऊपर कर्ज के तौर पर जमा है। बैंक वालों के ऊपर आप कर्ज जमा करते हो, ठीक है, कर्जा चढ़ाते हो। आपने बैंक में पैसे जमा किए तो बैंक वालों के ऊपर, जैसे आपने पैसे जमा किए तो बैंक वालों के ऊपर कर्जा चढ़ गया, तो इसलिए वो मैसेज भेजते हैं कि आपने ये जो अकाउंट नंबर है, इस अकाउंट नंबर में ने हमारे ऊपर इतने रुपए का कर्जा चढ़ा दिया, क्रेडिट हुआ है, ठीक है। क्रेडिट मतलब होता है उधार, यानी आपने उनको उधार दे दिया, इसको तो बोलते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को उधार दे दिया, जैसे हमने कहा सूरज 500 रुपए रख लो, हम 2-4 दिन बाद मांगेंगे तो दे देना। आप सूरज एक व्यक्ति विशेष है, तो जब हमने इनसे मांगा तो इन्होंने कहा भैया हमसे खर्चा हो गए, थोड़ा जरूरत पड़ गई, इसलिए हम लोग बैंक पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग आपस में एक दूसरे के पास भी जमा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बैंक में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, और हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं। उधार तो वहां पे भी देना है, लेकिन बैंक में ट्रस्ट करते हैं हम लोग ज्यादा, ठीक है, क्योंकि बैंक से पैसे निकालने के कई तरीके हैं, इसलिए। अब देखो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो एंट्री है गुड्स क्या किया जाए, एंट्री में हमने देखा क्या लिखा हुआ है, गुड्स। गुड्स के सामने आप गुड्स से पहले क्या लिखा हुआ, परचेज, कि हमारी कंपनी गुड्स परचेज कर रही है। गुड्स परचेज करेगी तो गुड्स बढ़ेगा, किसमें जाएगा, डीआर। डीआर में गुड्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, परचेज, तो डीआर में आ जाएगा आपका परचेज अकाउंट। कितने रुपए का खरीदा है, 89,000 का, ठीक है, आ गया। सीआर में बेटा वैसे तो पैसे हम दे रहे थे, लेकिन अब इस कंडीशन में कह दिया कि ऋतिक से उधार खरीदा है, तो हम सीआर में लिख देंगे बेटा ऋतिक का नाम, ऋतिक अकाउंट 89,000। ये एंट्री बनेगी आपकी, ठीक है, तीसरे नंबर की। अब देखो एक चीज और याद रखो, परचेज में हमने अभी आपसे लिखवाया नोट में कि परचेज का अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट होता है। जब आप लेजर बनाओगे इसका, कंप्यूटर में बेटा इसका लेजर बनता है, कंप्यूटर में जब आप परचेज का लेजर बनाओगे तो परचेज का लेजर बनाते समय आपको इसका अंडर ग्रुप कौन सा सेट करना है, परचेज अकाउंट। ये ऑप्शन दिया होता है, मतलब परचेज अकाउंट सेलेक्ट करने के लिए एक ऑप्शन होता है, परचेज अकाउंट सेलेक्ट कर दो। अगर ऋतिक की बात करें तो ऋतिक कौन होगा, ऋतिक होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। एक पॉइंट लिख लेना आप लोग अपनी कॉपी में, ठीक है। जब हम बेचेंगे तो सन्ड्री डेप्टर्स, और जब हम किसी व्यक्ति से उधार खरीदेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर्स। उधार बेचेंगे सन्ड्री डेप्टर्स, उधार खरीदेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो इससे ऋतिक से हम खरीद रहे हैं ना, खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन होगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये ऋतिक से हम उधार खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये ऋतिक होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर हम इस ऋतिक को उधार बेच रहे होते तो क्या हो जाता, सन्ड्री डेबिटर्स हो जाता। चलो अच्छा चौथे नंबर की एंट्री देखते हैं। चौथे नंबर की एंट्री में लिखा हो कि हमारी कंपनी ने 72,000 रुपए का गुड्स अजय को उधार बेचा, ठीक है। अरे सूरज आवाज ना करो फिर, तो सीआर में चला जाएगा, बेच रहे हैं तो सेल अकाउंट 72,000, और डीआर में क्या जाएगा, अजय अकाउंट 72,000।
ठीक है, ये चौथे नंबर की एंट्री बनेगी। अच्छा, अब इस कंडीशन में अजय कौन होगा बताइए, सन्डी क्रेडिटर कि सन्डी डेप्टर? सन्डी डेप्टर्स होगा, क्योंकि आप बेच रहे हैं ना, तो सन्ड्री डेप्टर्स, ये होगा सन्ड्री क्रेडिटर्स और ये होगा मेरे लिए सन्ड्री डेप्टर्स। चौथी हो गई। पांचवें नंबर की देखो, पांचवें नंबर में लिखा हुआ है कि हमारी कंपनी ने गुड्स खरीदा 81,000 का। अब यहाँ पे ये तो नहीं लिखा हुआ है कि कैश से, कि बैंक से या उधार, तो जब ये कुछ नहीं लिखा होता है तो उसका मतलब किससे होता है, कैश से। ठीक है, जब साफ क्लियर नहीं लिखा है इसका मतलब कैश से खरीदा होगा, कैश से खरीदा होगा। तो एंट्री बनेगी आपकी डीआर में परचेज अकाउंट, डीआर में परचेज अकाउंट 81,000 और सीआर में कैश अकाउंट 81,000। ठीक है, ये पांचवें नंबर की एंट्री बनेगी। 6 नंबर की एंट्री क्या बनेगी, 6 नंबर की एंट्री में लिखा हुआ है हमारी कंपनी ने गुड्स बेचा है 1,72,000 का। तो सीआर में आ जाएगा आपका, गुड्स की जगह पे क्या आएगा, सेल अकाउंट 1,72,000 और डीआर में आ जाएगा कैश अकाउंट 1,72,000। ये कैश अकाउंट 1,72,000। ये 6 एंट्री आपकी हो गई है। ठीक है, बाकी आपकी एंट्री कल बनाने के लिए हम ग्रुप में भी भेज देंगे, ठीक है, या फिर हम दे देंगे, डायरेक्ट बोल देंगे तो उसको आप बनाएंगे। ठीक है, चलो इतना ही रखो आज के लिए फिलहाल।